नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष 13 जुलाई को त्यागपत्र देंगे। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के सरकारी आवास में घुसे तथा प्रधानमंत्री के आवास में आग लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सूरत में प्राकृतिक कृषि सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश ऐसे मुद्दों पर 100% परिणाम प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रहा है जिनके लिए राष्ट्रीय आम सहमति बनाने की आवश्यकता है। जयपुर में 30वीं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को संबोधित किया। अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित, लापता लोगों की तलाश के लिए कई एजेंसियां बचाव कार्य में जुटी। मणिपुर में भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 50 हुई। तेलंगाना में अधिकांश स्थानों पर लगातार बारिश से जनजीवन बाधित। त्याग और बलिदान का त्योहार ईद उल अजहा आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जर्मनी, भारत, चेक गणराज्य, नॉर्वे और हंगरी से अपने राजदूतों को हटाने की घोषणा की। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज नोवाक जोकोविच का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस से। और क्रिकेट में बर्मिंघम में कल दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने इंग्लैंड को 49 रन से हराया। 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की बढ़त बनाई। समाचार प्रभात में मुनीश शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष ने त्यागपत्र देने की घोषणा की है। आर्थिक कुप्रबंधन के मुद्दे पर महीनों से जारी प्रदर्शन के बाद लाखों लोग श्री राजपक्ष से त्यागपत्र की मांग करते हुए राजधानी कोलंबो में एकत्र हुए। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के सरकारी निवास में घुस गए। देर रात प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के आवास में आग लगा दी। उस समय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वहां मौजूद नहीं थे। श्री राजपक्ष 13 जुलाई को त्यागपत्र देंगे। प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे भी त्यागपत्र देने के लिए तैयार हो गए हैं। संसद अध्यक्ष महिंदा अभयवर्धने ने कहा कि राष्ट्रपति ने सत्ता का शांतिपूर्ण अंतरण सुनिश्चित करने के लिए त्यागपत्र देने का फैसला किया है। उन्होंने लोगों से कानून का सम्मान करने और शांति बनाए रखने का आग्रह किया। राष्ट्रपति आवास पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से छुटकारा पाने और श्रीलंका के लिए नया युग सुनिश्चित करने का समय आ गया है। श्रीलंका जबरदस्त महंगाई के साथ 70 वर्ष के सबसे भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहा है। खाने पीने की चीजों, ईंधन और दवाओं के आयात के लिए भी परेशानी हो रही है। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया है और निजी वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में प्राकृतिक कृषि सम्मेलन को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। सम्मेलन में प्राकृतिक खेती करने वाले हजारों किसान और संबंधित पक्ष भाग लेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने इस साल मार्च में गुजरात पंचायत को संबोधित किया था और हर गांव में कम से कम 75 किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया था। इसके बाद सूरत जिले ने किसान समूहों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, सहकारी संस्थाओं और बैंकों को प्राकृतिक खेती अपनाने में किसानों की मदद के लिए जागरूक और प्रोत्साहित किया। हर गांव पंचायत में 75 किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षित किया। किसानों को 90 विभिन्न समुदाय समूहों में प्रशिक्षण दिया गया, जिससे जिले में 41,000 से ज्यादा किसानों को ये प्रशिक्षण मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को झारखंड के देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन भी करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को झारखंड के देवघर में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 638 एकड़ भूमि में फैले 400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देवघर आने वाले भक्तों और पर्यटकों के लिए बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर तक की सीधी उड़ान सेवा प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री देवघर में नवनिर्मित 250 बिस्तरों वाले एम्स अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची।
प्रधानमंत्री मोदी पटना में बिहार विधानसभा की शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश ऐसे मुद्दों पर 100% परिणाम प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रहा है जिनके लिए राष्ट्रीय आम सहमति बनाने की आवश्यकता है। जयपुर में उत्तरी अंचल परिषद की बैठक में श्री शाह ने कहा कि विकास के लिए सशक्त सहकारी व्यवस्था बनाने के लिए सभी संबंधित पक्षों को मिलकर काम करना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि 3 साल के अनुभव के आधार पर वो ये कह सकते हैं कि अंचल परिषद में 75% से ज्यादा मुद्दे आम सहमति से सुलझाए गए हैं। श्री अमित शाह ने कहा कि देश के विकास और संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए उत्तरी क्षेत्र में केंद्र और राज्यों के बीच समस्याओं के समाधान के लिए परस्पर संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जयपुर में उत्तरी आंचलिक परिषद की 30वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2019 में चंडीगढ़ में उत्तरी आंचलिक परिषद की बैठक में 18 मुद्दों पर चर्चा हुई थी। उनमें से 16 का समाधान कर लिया गया है। परिषद की बैठक में कल साइबर अपराध के बढ़ते खतरे और उसकी रोकथाम की कार्यनीति पर भी चर्चा की गई। श्री अमित शाह ने केंद्र और राज्य सरकारों की एजेंसियों को सुझाव दिया कि दोषियों की पहचान और उन पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। आकाशवाणी समाचार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य इन परीक्षाओं की तैयारी में विद्यार्थियों और अन्य अभ्यर्थियों की मदद करना है। हिंदी में यह कार्यक्रम हर शनिवार को रात 9:30 बजे से 10 बजे तक प्रसारित होता है। हर सप्ताह कार्यक्रम के लिए एक विषय का चयन किया जाता है। विद्यार्थी व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए विषय से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। कार्यक्रम के लिए आमंत्रित विशेषज्ञ इन प्रश्नों के जवाब देते हैं। देश भर के विद्यार्थियों से प्राप्त जिज्ञासाओं के आधार पर हर विषय के लिए प्रश्न का चयन किया जाता है और इस कार्यक्रम में एक्सप्लेनर, फैक्ट फाइल, परीक्षा कैलेंडर और सप्ताह का प्रश्न जैसे खंड भी शामिल होते हैं। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी शनिवार 16 जुलाई को प्रसारित होगी और इस बार कड़ी का विषय है समाजशास्त्र। विद्यार्थी अपने प्रश्न हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 या फिर abhyas.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। आपको सवाल भेजने की अंतिम तिथि बता दें, ये तिथि है 13 जुलाई और प्रत्येक शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर अभ्यास कार्यक्रम सुनने के लिए जुड़े रहिए आकाशवाणी समाचार के साथ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए ऑल इंडिया रेडियो लेकर आया है प्रोग्राम अभ्यास, जिसमें आप अपने सवाल पूछते हैं व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर, जिसके जवाब आपको मिलते हैं हर शनिवार रात 9:30 बजे। और इस बार का विषय सोशियोलॉजी और आपके सवालों का इंतजार हम करेंगे बुधवार 13 जुलाई तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार प्रभात में एक बार फिर स्वागत है आपका। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष 13 जुलाई को त्याग पत्र दे देंगे। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के सरकारी आवास में घुसे और प्रधानमंत्री के आवास में आग लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में प्राकृतिक कृषि सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करने वाले हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा देश ऐसे मुद्दों पर 100% परिणाम हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है जिनके लिए राष्ट्रीय आम सहमति बनाने की जरूरत है। जयपुर में 30वीं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को संबोधित किया। अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित लापता लोगों की तलाश के लिए कई एजेंसियां बचाव कार्य में लगी। मणिपुर में भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर हो गई 50। तेलंगाना में अधिकांश स्थानों पर लगातार बारिश से जनजीवन है बाधित। त्याग और बलिदान का त्योहार ईद उल अजहा आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने जर्मनी, भारत, चेक गणराज्य, नॉर्वे और हंगरी से अपने राजदूतों को हटाने की घोषणा कर दी है। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज नोवाक जोकोविच का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के निक किर्जियोस से और क्रिकेट में बर्मिंघम में कल दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने इंग्लैंड को 49 रनों से हराया।
3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की बढ़त बनाई। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी गुफा के निकट बादल फटने की घटना में मारे गए श्रद्धालुओं की संख्या 16 हो गई है। कई श्रद्धालुओं के मलबे में दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं। सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ तथा राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल की टीमों सहित कई एजेंसियां बचाव कार्य में जुटी हैं। भूस्खलन और चट्टानें खिसकने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा पहलगाम और बालतल दोनों मार्गों से अस्थायी रूप से रोक दी गई है। यात्रा मार्ग में फंसे लगभग 15,000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थलों तक पहुंचाया गया है। जम्मू जिला प्रशासन ने यात्रियों से आज भगवती नगर आधार शिविर नहीं आने का आग्रह किया है। कर्नाटक में राज्य आपात कार्रवाई केंद्र ने बताया है कि राज्य के 370 अमरनाथ यात्री जम्मू कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर हैं। कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आयुक्त मनोज रंजन ने कहा है कि अभी तक कर्नाटक के किसी भी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं है। मणिपुर में नोनी जिले के भूस्खलन क्षेत्र से अब तक 50 लोगों के पार्थिव शरीर निकाले गए हैं। 29 और 30 जून की रात को भूस्खलन की घटना में 18 लोग घायल हुए थे, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। शेष 11 लोगों की तलाश की जा रही है। एक रिपोर्ट। भूस्खलन की घटना में प्रादेशिक सेना की 107वीं बटालियन के जवान भी लापता हो गए थे। अब तक प्राप्त 50 लोगों के शवों में 29 जवानों के पार्थिव शरीर भी शामिल है। उसी बटालियन के 13 जवान बचा लिए गए थे, जिनका उपचार किया जा रहा है। शेष 11 लोगों की तलाश की जा रही है, जिनमें 6 मजदूर शामिल है। ये मजदूर नोनी जिले में रेल परियोजना पर काम कर रहे थे। शवों की स्थिति बिगड़ने के कारण पहचान करना मुश्किल होता जा रहा है। तलाश के कार्य में करीब 1000 लोग शामिल हैं और उन्नत उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। इम्फाल से जे थॉकचौम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। तेलंगाना में अधिकांश क्षेत्रों में निरंतर वर्षा की वजह से पिछले 2 दिन से जनजीवन बाधित है। निचले क्षेत्रों, खासतौर पर उत्तरी तेलंगाना जिलों में वर्षा का पानी भर गया है। पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश के कारण कई जलाशय और नदियां उफान पर हैं। तेज बारिश की वजह से सड़क टूटने से राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों के गांवों का संपर्क भी टूट गया है। आज आषाढ़ी एकादशी मनाई जा रही है। महाराष्ट्र में लगभग 14 लाख वरकारी राज्य के विभिन्न भागों से आज भगवान विट्ठल की पूजा अर्चना के लिए पंढरपुर पहुंचेंगे। कोविड महामारी के कारण पिछले 2 वर्ष में अनौपचारिक आयोजन के बाद इस वर्ष आषाढ़ी एकादशी पूरे उल्लास, आस्था और श्रद्धा के साथ मनाए जाने के प्रबंध किए गए हैं। जिला परिषद के सीईओ दिलीप स्वामी ने आकाशवाणी से बात करते हुए कहा कि पालकी मार्ग पर 174 स्थानों पर स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा वारकरियों के लिए टीकाकरण और कोविड जांच केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। महिला वारकरियों का विशेष ध्यान रखने हेतु इन स्वास्थ्य केंद्रों पर स्त्री रोग विशेषज्ञ भी तैनात है। पालकी के हर पड़ाव पर स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक अलग कक्ष बनाया गया है। बीमार वारकरियों के लिए बाइक एम्बुलेंस भी तैनात की गई है। ग्रीन वारी इस वर्ष की तीर्थ यात्रा की एक विशेषता है, जिसके तहत आयोजकों ने पालकी मार्ग के किनारे 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ईद उल अजहा का पर्व आज पूरे देश में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। त्याग और बलिदान के इस पर्व पर लोग ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा कर रहे हैं। दिल्ली में ईद उल अजहा की मुख्य नमाज जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में अदा की जा रही है। इस मौके पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि ये पर्व बलिदान और मानवता की सेवा का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में आशा व्यक्त की कि ये पर्व समाज में एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करेगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ईद उल अजहा के पावन अवसर पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में उपराज्यपाल ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि ईद उल अजहा का शुभ त्योहार भाईचारे के बंधन को मजबूत करे और सभी के लिए शांति और खुशहाली लाए। उधर बांग्लादेश में शांतिपूर्ण ईद उल अजहा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।
कल राजधानी ढाका में मीडिया से बातचीत करते हुए त्वरित कार्रवाई बल के अपर महानिदेशक कर्नल मोहम्मद कमरूल हसन ने कहा कि किसी भी आशंकित आतंकी हमले की सूचना नहीं है, फिर भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है। कई जगहों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं और साइबर निगरानी भी रखी जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कल जर्मनी, भारत, चेक गणराज्य, नॉर्वे और हंगरी में नियुक्त अपने राजदूतों को हटाए जाने की घोषणा की। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इन राजदूतों को नई जिम्मेदारी दी जाएगी या नहीं। इस फैसले का कोई कारण भी नहीं बताया गया है। जर्मनी में बनी टरबाइन की मरम्मत इस समय कनाडा में की जा रही है, जिसे लेकर यूक्रेन और जर्मनी के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने अपने राजदूतों से यूक्रेन से अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और सैन्य सहायता जुटाने का आग्रह किया है, ताकि 24 फरवरी से जारी रूस की सैन्य कार्रवाई से बचाव किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर निकोलस स्टर्न से मुलाकात की और कई मुद्दों पर बातचीत की। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोफेसर स्टर्न का जुनून और नीतिगत मुद्दों की उनकी समझ बहुत सराहनीय है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि श्री स्टर्न भारत को लेकर काफी आशान्वित हैं और 130 करोड़ भारतीयों के कौशल पर वो भरोसा रखते हैं। राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस आज राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड हैदराबाद में वर्चुअली मनाया जाएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विकास राज्य मंत्री डॉ संजीव कुमार बालियान और डॉ एल मुरुगन इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लगभग 700 मत्स्य पालक, किसान, उद्यमी, पेशेवर और वैज्ञानिकों के कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। तेलंगाना सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष में स्त्री निधि योजना के तहत महिला स्व-सहायता समूहों को लगभग 3,700 करोड़ रुपए की ऋण सहायता मंजूर की है। ये पिछले वर्ष इसी मद में जारी राशि में 600 करोड़ अधिक है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार सरकार ने पिछले 8 वर्ष के दौरान किराने की दुकान, लॉन्ड्री, मुर्गी पालन और बेकरी जैसे व्यवसाय के लिए स्व-सहायता समूहों को 14,750 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की ये विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम प्रतिदिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की एक झलक। ब्रिटिश राज के विरुद्ध 10 जुलाई 1806 को वेल्लोर क्रांति शुरू हुई। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध भारतीय सिपाहियों का बड़े पैमाने पर विद्रोह का पहला उदाहरण था। 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी के दौरान टीपू सुल्तान के मारे जाने के बाद ब्रिटिश सैनिकों ने मैसूर राज्य पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने मैसूर को उसके पूर्व शासकों वडियारों को सौंप दिया और टीपू के बच्चों और उनके परिवारों को वेल्लोर निर्वासित कर दिया गया। हालांकि ये रणनीति शीघ्र ही उनकी परेशानी का कारण बन गई। टीपू के बच्चों, उनके परिवारों और असंख्य नौकरों ने निर्वासन में मैसूर वासियों के समुदाय का गठन किया, जिसकी संख्या 3000 तक थी और वे वेल्लोर के आसपास के काफी क्षेत्र में फैल गए। श्रीरंगपट्टम में खूनी लड़ाई के 6 साल बाद 14 नवंबर 1805 को ब्रिटिश सैनिकों के कमांडर इन चीफ JF क्रेडॉक ने एक आदेश जारी किया, जिसमें नए सैन्य ड्रेस कोड का विवरण दिया गया था।
आदेश के अनुसार सिपाहियों को वर्दी पहननी थी और दाढ़ी कटवानी थी। उन्हें चमड़े की पगड़ी पहनने के लिए मजबूर किया जाता था। यद्यपि ये आदेश एकरूपता स्थापित करने के लिए जारी किया गया था, लेकिन हिंदू सिपाहियों ने चमड़े की टोपी पहनने पर आपत्ति जताई। मनिदा मनिदा इनियुम विழிகள் சிவந்தால் உலகம் விரியும் விழியில் வழியும் உதிரம் முழுதும் இனியும் சரிதம் எழுதும் அசையும் கொடிகள் உயரும் உயரும் நிலவின் முதுகை உரசும்। जब 21 सिपाहियों ने अप्रसन्नता व्यक्त की तो उन्हें शारीरिक दंड दिया गया और उन्हें मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज में सार्वजनिक रूप से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। 10 जुलाई 1806 की सुबह सिपाहियों ने वेल्लोर किले पर हमला किया। इसके बाद नरसंहार हुआ, जिसमें 100 से अधिक ब्रिटिश सैनिक मारे गए। अंग्रेजों के झंडे को सिपाहियों ने उतारा और टीपू का झंडा फहरा दिया। जब आरकोट से ब्रिटिश घुड़सवार रेजिमेंट किले तक पहुंची तो पता चला कि वो तो पहले से ही किला कार्यकर्ताओं के कब्जे में था, लेकिन जल्द ही उनमें से अधिकांश को ब्रिटिश सेना ने मार गिराया और विद्रोह को कुचल दिया। हालांकि वेल्लोर विद्रोह अक्सर 1857 की घटनाओं से ओझल हो जाता है, लेकिन इसके प्रभाव ब्रिटेन में भी महसूस किए गए थे। हम स्वतंत्रता सेनानी रहमान खान को भी याद कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सतारा के निवासी खान पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में थे, लेकिन 1857 में विदेशी शासन से स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होने के लिए नौकरी छोड़ दी। उन्होंने सतारा में कई अवसरों पर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। बाद में कंपनी के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। खान पर नौकरी छोड़ने और विद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उन्हें लोहे की बेड़ियों में कड़ी मेहनत की सजा के साथ जीवन भर के लिए निर्वासित कर दिया गया। अंडमान द्वीप समूह में हिरासत में 10 जुलाई 1859 को रहमान खान की मृत्यु हो गई। शहीद रहमान को नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के संग। सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार और रहिए हमारे साथ आजादी के अमृत महोत्सव में। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज नोवाक जोकोविच का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया के निक किर्जियोस से। नोवाक जोकोविच फाइनल जीतकर 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल करने का प्रयास करेंगे। जोकोविच ने सेमीफाइनल में कैमरन नोरी को हराया, जबकि चोट की वजह से राफेल नडाल के सेमीफाइनल से हट जाने के बाद निक किर्जियोस आसानी से फाइनल में पहुंच गए। बर्मिंघम के एस्बेस्टन में दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 49 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। 171 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 17 ओवर में 121 रन ही बना पाई। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर बनाए 170 रन। तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा।
और बहरीन के मनामा में 20 साल से कम उम्र की बालिकाओं के एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने सभी भार वर्गों में पदक जीते हैं। भारत ने इस प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। प्रतियोगिता में 202 अंक लेकर जापान सबसे ऊपर है। 200 अंक के साथ भारत दूसरे स्थान पर और 145 अंक के साथ उज्बेकिस्तान तीसरे स्थान पर। प्रतियोगिता में फ्री स्टाइल कुश्ती आज से शुरू होगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि नई शिक्षा नीति सही दिशा में बहुत अच्छा कदम है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। श्री नायडू ने बेंगलुरु में कल एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को महत्व दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए क्योंकि ये समझने में सरल और बोधगम्य होती है। उन्होंने विद्यार्थियों को अधिक से अधिक भाषाएं सीखने की सलाह दी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तिरुवन्नामलई स्थित अरुणाचलेश्वर मंदिर के श्रद्धालुओं को मंदिर की परिक्रमा के लिए गिरिवलयम पथ विकसित करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कल तिरुवन्नामलई में विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी और कहा कि चेन्नई मदुरावायल को इस शहर से जोड़ने वाले एलिवेटेड सड़क परियोजना पर काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। और अब मौसम। दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा हो सकती है। तापमान 26 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुंबई में तेज वर्षा का अनुमान है। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। कोलकाता में भी बादल छाए रहने और कहीं-कहीं हल्की बौछार की संभावना है। श्रीनगर, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश हो सकती है। जम्मू में गरज के साथ बारिश की संभावना है। गुवाहाटी, इम्फाल, अगरतला, गैंगटॉक, कोहिमा, शिलंग, ईटानगर और आइजोल में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, कहीं-कहीं हल्की बौछार हो सकती है। और मुनीश, अब आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी हाँ चंद्रिका जी, आज अधिकांश समाचार पत्रों ने श्रीलंका में जनाक्रोश और विरोध प्रदर्शन को विभिन्न शीर्षकों से छापा है। राष्ट्रीय सहारा कहता है श्रीलंका में हालात बेकाबू। अमर उजाला की सुर्खी है श्रीलंका में गृह युद्ध जैसे हालात। जबकि नवभारत टाइम्स ने राष्ट्रपति आवास में प्रवेश करते विद्रोहियों के एक काफी बड़े चित्र के ऊपर छापा है राष्ट्रपति बाहर जनता अंदर। दैनिक भास्कर ने लंका दहकी इस शीर्षक से आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की हालत को एशियाई देशों के लिए सबसे बड़ा सबक बताते हुए इसकी जिम्मेदारी तय करने की बात कही है। लोक सत्य को देखें तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के युवाओं को किए गए इस आह्वान को उसने प्राथमिकता दी है कि किसी भी देश को गौरवान्वित करने में युवाओं की क्षमता की भूमिका विशेष है। पत्र ने महामहिम के चित्र के साथ लिखा है, देश का वर्तमान और भविष्य होते हैं युवा। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की जांच 90 सदस्यीय एक कार्यबल करेगा, ये लिखता है राष्ट्रीय सहारा। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद के हालात पर भी अखबारों में चर्चा है। बचाव के कामों में सेना के भरपूर सहयोग को अखबारों ने सचित्र दिया है। अमर उजाला के शब्द हैं, सैलाब के बीच सेना बनी देवदूत, कई श्रद्धालुओं की बचाई जिंदगी। अखबार लिखता है, जवानों ने किसी को मलबे से निकाला तो किसी को पत्थरों के बीच से। एनबीसीसी के पूर्व अधिकारी डीके मित्तल के घर छापे में 1.5 करोड़ से ज्यादा नकद, लगभग इतनी ही मात्रा में आभूषण और अन्य सामग्री जब्त किए जाने की खबर भी अधिकांश अखबारों में है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, दिल्ली जल बोर्ड और एनबीसीसी के अधिकारियों पर मामला दर्ज। आज ईद उल अजहा के अवसर पर खुशहाली और सर्वांगीण विकास की राष्ट्रपति की देशवासियों की शुभकामनाएं भी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर छापी हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष 13 जुलाई को त्यागपत्र देंगे। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के सरकारी आवास में घुसे तथा प्रधानमंत्री के आवास में आग लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सूरत में प्राकृतिक कृषि सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश ऐसे मुद्दों पर 100% परिणाम प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रहा है जिनके लिए राष्ट्रीय आम सहमति बनाने की आवश्यकता है। जयपुर में 30वीं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को संबोधित किया। अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से
स्थगित, लापता लोगों की तलाश के लिए कई एजेंसियां बचाव कार्य में जुटी। मणिपुर में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 50 हुई। तेलंगाना में अधिकांश स्थानों पर लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित। त्याग और बलिदान का त्योहार ईद उल अजहा आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।